बाजार 10 से 12 में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी काल्डा और हमेशा की तरह आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेकर। काफी सारे स्टॉक्स हम बात आज फिर से चर्चा करेंगे। मेहमानों का पूरा पैनल मेरे साथ होगा। तो आज की चर्चा को शुरू करते हैं। और आप सबको पहले तो गुड मॉर्निंग। आप सभी जो गुड मॉर्निंग मेरे को लिख रहे हैं, मयंक जी, गिरी जी गुड मॉर्निंग, तिवारी जी आपको गुड मॉर्निंग, रिया अग्रवाल गुड मॉर्निंग, अनोखा टीवी जी वालों को भी गुड मॉर्निंग और सबको गुड मॉर्निंग है। और उम्मीद करते हैं कि कल भी जो मार्केट का मोमेंटम रहा होगा वो आपके फेवर में रहा। कल तो बहुत ही जबरदस्त था क्योंकि भारतीय एयरटेल बहुत जबरदस्त चला। 25-26 रुपए तक उसकी कॉल पहुंची, जो कल हमने 13.5-14 रुपए में आपको नोटिफाई करवाई थी, यानी कि पैसा कल में वो डबल हो गया था। ऐसे सौदे मिल रहे हैं। अगर आप उन सौदों को पर्टिकुलरली सिर्फ उन्हीं सौदों को पकड़ के ट्रेड करें तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा है बनस्पत इसके कि बहुत ज्यादा ट्रेड करें। मेरा मानना है कि कम ट्रेड किया जाए बट क्वालिटी का ट्रेड किया जाए। उसमें भी अगर स्टॉप लॉस लग जाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड चेक किया जाए। अगर उसके बावजूद भी लॉस आ रहा है और चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो फिर कुछ दिन के लिए शांत हो जाना चाहिए। खैर, ये सब चर्चा हम कार्यक्रम के दौरान भी जब जब मौका मिलेगा आपके सामने अपना एक्सपीरियंस, लर्निंग, अर्निंग सब कुछ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह जो मैं हेडलाइंस सबसे पहले रखता हूँ, मैं आज हेडलाइंस रखूंगा। हेडलाइंस मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम सिर्फ पढ़नी नहीं है बल्कि समझनी है। लोग पढ़ते हैं हेडलाइंस को, थोड़ा हम जान लेते हैं कि हेडलाइंस का मूल मंत्र क्या है इसके अंदर की कहानी। जरा देखते हैं। वोडाफोन आइडिया खबर है ये कि 4 सितंबर को इनकी बैठक होने वाली है। ये तो आपको पता ही है कि कल में तय हो गया था कि आपके पैसे को आपको 10 साल के अंदर चुकाना है, किश्तों में चुकाना है। अब वोडाफोन आइडिया को सिर्फ ये काम करना है कि पैसे कहां से आएंगे। उसके लिए बोर्ड की बैठक हो रही है जो कि फंड रेजिंग को लेकर है। आज 2 तारीख है, फैसला आया था कल। 3 दिन के अंदर बोर्ड की बैठक हो गई। इसके 2 मीनिंग है। पहला, कंपनी काफी एग्रेसिव है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और ये जान गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो जिसको खटखटाए, जिससे वो बात करे और जिससे वो समझे कि आप मेरे को थोड़ा रिलीफ दे दो। कोई रिलीफ नहीं देगा, ना तो सेंटर देने वाला है, ना किसी स्टेट के हाथ में है, सीधा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसलिए पीछे तो नहीं जा सकते, ये तो होगा फिक्स। अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए पैसा रेस करोगे। अब पैसा रेस आजकल की सिचुएशन में करने के लिए कई बार थोड़ा एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। इसलिए 4 तारीख की बैठक रखी गई है। मैं वोडाफोन आइडिया को इस बैठक के लिए, इतनी जल्दी बैठक करने के लिए बिल्कुल ये समझ सकता हूँ कि ये जो कल विवेक मित्तल हमको बता रहे थे कि बिरला साहब की कंपनी है, ऐसे हाथ से नहीं चले देंगे। मेरा खुद से मानना है कि 10 और 15 साल कोई खास बड़ा फर्क नहीं पड़ता, एक स्लाइटली इम्पैक्ट जरूर आता है और उसके बाद वो चीजें फिर से चलने लगती है। कल हमने वही आपके सामने प्रूफ भी किया। भारतीय एयरटेल खबर आने पर भी चला, आइडिया खबर आने पर गिरा, सर्किट लगे, लेकिन फिर से वो भी चलने लग गया क्योंकि उसको भी चलना ही था। कंपनी बंद नहीं होने वाली। तो 4 तारीख की बैठक थम्स अप है, आइडिया के लिए अच्छी खबर है ये। नेक्स्ट, अब आते हैं दूसरी हेडलाइंस पे। अदानी ग्रीन्स कंपनी कह रही है कि वो लार्जेस्ट पावर जनरेशन ऑनर होने वाली है, नहीं सॉरी हो गई है। वो इस विश्व की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पावर जनरेशन वाली कंपनी बन गई अदानी ग्रीन्स। अगर आप सोलर एनर्जी या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के हिसाब से देखेंगे तो अदानी ग्रीन्स के लिए ये एक अच्छा साइन है। वैसे भी अदानी ग्रुप में जो डाइवर्सिफिकेशन हुआ और जो उनके बिजनेसेस चल रहे हैं वो मैं बोलूंगा कि बहुत एग्रेसिव है और बिजनेसेस अच्छे बिजनेसेस हैं। जैसे कि अब वो एयरपोर्ट में आए, अदानी ग्रीन्स, पावर, एंटरप्राइजेस, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर, बहुत सारी कंपनीज उनकी ऐसी भी हैं जहाँ पे थोड़ा नॉन लिस्टेड इन नेचर भी है, जहाँ पे लिस्टेड भी नहीं है। हाँ, तो वो कंपनीज भी अदानी ग्रुप के अंदर आती है। इट्स अ गुड साइन। नाउ कम टू द इन्फोसिस। कंपनी कह रही है कि वो न्यू अमेरिका में, यानी कि अगले 2 साल के अंदर अमेरिका में करीब 12,000 लोगों को नौकरी देने जा रही है। ये उसका अपना कमिटमेंट है। इससे 2 चीजें पता लगती है। पहला, इन्फोसिस का जो अपना बिजनेस है या ट्रस्ट है जो कि अमेरिका के ऊपर है वो कम नहीं हुआ। दूसरा, आपको खुद से पता है कि H1B वीजा जो है अब वो मिलना कितना मुश्किल हो गया। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वीजा हम अब जल्दी नहीं देंगे। 2 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। पहला, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो इस चुनाव को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, नहीं जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे, एक तो ये पॉइंट होगा। दूसरा जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट है कि अगर सेम पॉलिसीज रहती है H1B वीजा को लेकर तब तो इन्फोसिस ने बात ठीक कह रहा है। अगर इस पॉलिसीज में जो सख्त रवैया अभी अपनाया गया है कोरोना वायरस की वजह से, अगर ये रहता है तो फिर गलत भी हो सकता है।
तो इन्फोसिस की मैं इस बात से आज के समय में ज्यादा एग्री नहीं हूँ। ये इन्फोसिस आज के इस खबर के हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि वो अपना ही घर या अपना ही मैसेज फ्लोट कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा जिसे हम कहते हैं टिपिकली, कि हम खराब नहीं है, हमारा बिजनेस कुछ ठीक चल रहा है, हम लोगों को भी भर्ती करेंगे, बस वैसा ही समझो। क्या रियलिटी में ऐसा हो जाएगा? थोड़े चांसेस कम लगते हैं। नेक्स्ट, आज के हिसाब से आने वाले दिनों में तो कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं टीवीएस मोटर्स पे। सेल्स के नंबर कल आना शुरू हो गए। मैं हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर दोनों के नंबर एक साथ ही आपको दिखा दूंगा। टीवीएस मोटर कह रहा है कि मेरी सेल्स में 1% का डिक्लाइन हुआ है। ये मोटरसाइकिल बनाते नहीं है ज्यादा, इनकी कम है मोटरसाइकिल, लेकिन इनका जुपिटर बहुत अच्छे से बिकता है, तो उसकी सेल्स इनकी ठीक ठाक है और एक करीब वही 2,90,000 वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। 1% का ड्रॉप हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, ये कंपनी कह रही है कि हमारी जो सेल्स है वो 7% इंक्रीज हुई है अगस्त महीने आते आते तक। मैं ये मानता हूँ कि जो कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगा था, उसका अनलॉक 3 शुरू हो गया था, तो उसके बाद अगर आपकी सेल्स 7% बढ़ रही है तो ये अच्छा साइन है, ये बहुत बेहतरीन साइन है, ये ठीक है। आप एक बार इस पे जरूर ध्यान रखिएगा। मेरे को हीरो मोटोकॉर्प के नंबर में अब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को टीवीएस में ज्यादा इंटरेस्ट था। हीरो मोटर का नंबर मेरे को लगता है डिस्काउंटिंग है, वो डिस्काउंट हो चुका है। 7% की जो सेल्स है, 5.5 लाख गाड़ी इन्होंने जो बेची है, वो ऑलमोस्ट डिस्काउंट है। आप इसको वैसे ज्यादा इस पे गंभीरता से ना देखिए, मेरे को ऐसा लगता है। अर्निंग्स, आज जिन कंपनीज का नतीजा है उसमें कोल इंडिया है, एकदम से इसमें शूट अप हुआ, तेजी से ये भी ऊपर आया। डिश टीवी, इन्फीबीम, जुबिलेंट फूडवर्क और इन सब सेटन क्रेडिट केयर, इन सब के आज नंबर्स हैं। नेक्स्ट खबर, इन सब में से कोई भी ऐसी खबर नहीं है जो निफ्टी पे अपना दम छोड़ पाए, तो इसको सिर्फ आप पर्टिकुलर नंबर्स के हिसाब से समझना। नेक्स्ट खबर है मैक्स हेल्थ केयर। कंपनी कह रही है कि इसको 355 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो उसकी तिमाही जून में खत्म हुई है, अप्रैल मई जून, उसमें इनको जो घाटा हुआ है वो कह रहे हैं कि 355 करोड़ रुपए का हुआ, और ये सारा दोष कोविड-19 को दे रहे हैं। ये मैक्स हेल्थ केयर का मतलब ये है जो हॉस्पिटल है, मैक्स के हॉस्पिटल है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस भी है, वो एक अलग चीज है, वो इंश्योरेंस के कारोबार के अंदर, ये हॉस्पिटल के कारोबार के अंदर है। और वो कह रहे हैं कि कोविड-19 से हुआ, और पूरा देश ये कह रहा था कि शायद डॉक्टरों की इस बार चांदी है। ऐसा नहीं है, मैक्स हेल्थ केयर के नंबर आपकी स्क्रीन पर है, वो तो दोष मार रहे हैं बकायदा इसको कि 355 करोड़ रुपए का घाटा हो गया। खैर, वो बता रहे थे कि पिछली बार उनको 9 करोड़ रुपए का बेनिफिट भी था। तो मैं ये मान सकता हूँ, जो मैं कल भी आपके सामने बात कर रहा था, कि कोविड-19 का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी कंपनीज को बेनिफिट हुआ हो, लैब वाली कंपनीज को, हॉस्पिटल्स को। अगर ऐसा होना होता तो मैक्स हेल्थ केयर में ऐसे नंबर आपको नहीं दिखाता। ये कल ही मैंने बात आपको क्लियर कर दी थी, जब इंश्योरेंस कंपनीज को थायरो केयर को लेकर शायद बातचीत हो रही थी कल, तो मैंने ये बात आपके सामने रखी थी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट खबरें हैं, और ये सारी की सारी खबरें आपके लिए सुन ली, जान ली, समझ ली। अब आते हैं, जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके लिए, और मैं अब आता हूँ जरा निफ्टी पे। निफ्टी का आज का पैटर्न देखते हैं, निफ्टी के आज के फिर ऑप्शंस का ट्रेड देखते हैं, और जो चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो अभी आपके सामने आ जाएगी। अब आवरली चार्ट देख रहे हैं निफ्टी का। निफ्टी ने ये ट्रेंड था, उस ट्रेंड को एक ही दिन में धराशायी किया। धराशायी करने के बाद अपने 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है, जो करीब 150 के आसपास आगे बनती है, उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। ये सब कुछ हम ऑलरेडी कल भी, परसों भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आप एक बार फुल स्क्रीन कर दीजिए ताकि थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए इसके अंदर। अब आते हैं जिस चीज पे हम आके खड़े हुए हैं, हम 150 नहीं तोड़ेंगे, या मैं ये बोल सकता हूँ कि थोड़ा हम ऊपर की तरफ भी शिफ्ट हुए हैं। कैसे शिफ्ट हुए? जो कल का पैनिक था या कल का डर था, एजीआर वाला फैसला था, वो निकल गया। आपने 24 से 48 घंटे के अंदर 3 बड़ी खबरों को डाइजेस्ट कर लिया। पहला, 23% का जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन इसी के अंदर आया। चाइना इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट इसी पॉइंट के अंदर आया। तीसरा पॉइंट, एजीआर वाला फैसला जो कई समय से लंबित था, वो भी इसी के अंदर आ गया। तो आपके पास, अच्छा, सेबी का नया रूल प्लेजिंग का और मार्जिन्स का, वो भी इसी के अंदर आ गया। 4 बड़े रीजंस आपने इसी के अंदर डाइजेस्ट कर लिए, जो कि 11,800 से लेके 11,150। कहने को तो ये सीवियर फॉल था, एक ही दिन का सीवियर फॉल था, लेकिन फॉल होने के बाद जो एक्सटेंडेड फॉल है मार्केट में, उसको रोक लिया और अपने सारे ट्रिगर्स को खत्म कर दिया। 4 इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को पचा गए 24 घंटे के अंदर मार्केट में, इसी रेंज के अंदर। तो मेरा ये कहना है कि बाजार के गिरने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी अब कम हो गई है। अब बाजार को गिरने के लिए फिर से शक्ति, फिर से पावर चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट के बेसिस पर आप गिर सकते थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट निकल चुके हैं मार्केट से। तो थोड़ा सा आप इस चीज पे ध्यान रखो। 11,502 पे है, क्या बाजार चलेगा? मेरे को लग रहा है कि अभी शायद नहीं चलेगा। कल हमारे साथ विवेक बजाज जुड़े थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि आप इंडेक्स को ना धीरे धीरे छोड़ना भूल जाए। हम, मैं अभी तो नहीं इसको लागू कर सकता, बट हाँ, हो सकता है आने वाले दिनों में इंडेक्स को हमको भूलना पड़ जाए।
या फिर ये कहीं इसकी शुरुआत अभी से ही हो रही है, क्योंकि 4 मेगा ट्रिगर्स को निकालने के बाद अब निफ्टी के बाद हिम्मत करनी पड़ेगी कि निफ्टी को आज 11,550 के ऊपर क्लोजिंग लेके आए। तो ये एक्सटेंडेड रिकवरी हुई, पुल बैक होगा, जिसको हम एक्सटेंडेड पुल बैक कहेंगे। अगर ये नहीं होगा तो इसी रेंज में फंसा रहेगा। वो रेंज कौन सी है सर? वो रेंज होगी अब 550 से 600 अपर एंड, 11,600 अपर एंड, और नीचे पे आके पहले 11,300 और फिर 150। बस इसी 200-300 पॉइंट के अंदर निफ्टी हो सकता है बहुत सारा समय निकाले, क्योंकि अर्निंग्स अब खत्म हो रही है, रीजनिंग उसके पास अब कुछ ज्यादा बची नहीं है। तो ये सब कुछ आपके सामने। अब मैं जरा ऑप्शंस का ट्रेड भी आपके सामने एक बार क्लियर कर दूं, ताकि आप ऑप्शन से आइडिया लगा पाए कि हाँ इस समय बाजार की सिचुएशन क्या है। अब मैं जरा आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ। ऑप्शंस के अंदर भी कुछ ऐसा हमको खास दिख नहीं रहा। ये मैंने आपके सामने ऑप्शंस रखे हैं, और सारी की सारी 3 तारीख यानी कि कल एक्सपायर होने वाली ऑप्शंस है। उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि किसमें कितना दम है। अभी हम 11,500 पर खड़े हैं। मैं एक काम करता हूँ, 11,500 से ही शुरू करता हूँ, एट द मनी जहाँ पे हम खड़े हैं। तो मैं आपको उस पॉइंट से बताता हूँ। 11,500 वाली कॉल्स के अंदर आज फिर से राइटिंग है। तो जो मैं आपसे पॉइंट कह रहा हूँ ना कि मार्केट गिर नहीं रहा, तो चलते समय इसको भी हर्डल्स पार करनी पड़ेंगे, जैसे कि 550, 600। ये तो दिखाना ही पड़ेगा कि ये आ जाएगा तो बाजार और चलेगा, तब की तब देखेंगे। फिलहाल 550, 600 भी ले आए तो बाजार की बहुत बड़ी जीत है। आपको एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, मार्केट की बहुत बड़ी जीत होगी अगर मार्केट 550, 600 भी ले आए तो। उसके बाद चलेगा नहीं चलेगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल इस रेंज में भी ले आए, लेकिन 11,500 की अगर आप कॉल देख रहे हैं, बिल्डअप अच्छा है। 12,000 का ओपन इंटरेस्ट आज में ऐड हुआ है, लेकिन इसका प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, वो खरीदना नहीं चाहते। क्या महंगा इसलिए नहीं खरीद रहे, या कन्विक्शन की कमी है? मैं बोलूंगा कि कन्विक्शन की कमी और महंगा दोनों है। 62 रुपए का प्रीमियम अभी भी चल रहा है। 62 रुपए का प्रीमियम कल एक्सपायर होने वाली कॉल के अंदर लेके जाना, और जिसमें पुल बैक आपका फेल हो सकता हो, तो समझदारी नहीं है। तो इसलिए मैंने 11,500 एट द मनी वालों को भी छोड़ रहा हूँ। मैं नीचे ऊपर के तो मेरा छोड़ना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तो कहीं होना ही नहीं है। अभी तो आपको इसी रेंज को पकड़ना है, इसी रेंज को पक्का करना है। अगर उसी रेंज के पक्का होने में भी ट्रस्ट नहीं आ रहा है, अब मैं ठीक 11,500 की पुट भी आपके सामने रखता हूँ। क्या पुट बढ़ रही है क्या सर? नहीं, पुट भी तो नहीं बढ़ रही। तो जो टिपिकली प्रीमियम मीटिंग होती है कि आप एक रेंज पे खड़े हैं, कॉल वाला कहेगा यार भाई मेरे तो पैसे भी नहीं बन रहे, पुट वाला कहेगा मेरे भी पैसे नहीं बन रहे, वो ठीक आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा। और पुट वालों के भी पैसे नहीं बन रहे, उन्होंने भी आज प्रीमियम करवा दिया 4 रुपए का। अब क्या प्रीमियम दोनों का आमने सामने रखें तो यहाँ पे आपको 62 रुपए की कॉल मिलती है, यहाँ पे 68 रुपए की कॉल मिलती है, पुट मिलती है। तो प्रीमियम की भी लड़ाई है। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि निफ्टी की ऑप्शन कॉल महंगी है तो पुट महंगी नहीं है, तो पुट भी तो बहुत महंगी है। अगर बाजार को यहाँ से नहीं टूटना और कंसोलिडेट ही करना है तो 68 रुपया कोई बहुत कम प्रीमियम भी नहीं है, ज्यादा प्रीमियम है। अगर बाजार नहीं टूटा यहाँ से तो ये 68 रुपए की कॉल कल में 38 रुपए की हो जाएगी, और अगर बाजार नहीं चला यहाँ से तो 62 रुपए की कॉल कल में 32 रुपए की भी हो जाएगी। दोनों के आधे आधे होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो जिनको राइट करना है, मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार आज का दिन में रुक जाओ, कल राइटिंग का आपको पूरा मौका मिलेगा। आज सेकंड हाफ तक देखते हैं, फिर फर्स्ट हाफ में कभी कोई ट्रेड नहीं है। अच्छा, क्या इसका सर बिल्डअप उतना स्ट्रॉन्ग है? यस, इसके पास भी जो आज चेंज इन हुआ है करीब 14,000 शेयर्स का, वहां पे 12,000 शेयर है, यानी कि कांटे की टक्कर है 11,500 पे। ये 150 पॉइंट की लड़ाई है। इस 150 पॉइंट में कन्विक्शन कमजोर होगा और कन्विक्शन मजबूत होगा, बस इसी के गेम चल रहा है। तो ये आपके स्क्रीन पर मैंने आपके सामने सारी की सारी बात रखी। मैं निफ्टी बैंक के चार्ट अब आपके सामने रखता हूँ कि बैंक का एक बार चार्ट ही देख लेते हैं, इसकी ऑप्शंस नहीं देखते ज्यादा, और क्योंकि मैंने देखी भी नहीं है एक्चुअली फ्रैंकली। अब देखो, मैंने कल एक सामने आपके लिए एक बात रखी थी, और एक बात रखी थी कि मेरे को बैंक निफ्टी को देख के ऐसा लगता है कि इसका अभी वर्स्ट भी नहीं आया और निफ्टी के मुकाबले ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग हुआ। 22,500 ये रेंज से जो उसने ब्रेक किया था, 22,500, उसके बाद नॉन स्टॉप 25,000 तक पहुंचा 2 या 3 सेशंस के अंदर ही, और उसके बाद उसकी गिरावट आई है, वो परसेंटेज में और कन्विक्शन में निफ्टी के मुकाबले कम है। गिरा भी कम, कन्विक्शन भी कम हुई। तो ये कहां पे आके रुक गया? ये 23,650 पे रुक गया। टोटल करेक्शन सिर्फ 1,500 पॉइंट की। हम टिपिकली ये मान के चलते हैं कि कम से कम 1:3 तो चलता है, यानी कि निफ्टी 100 पॉइंट गिरेगा तो बैंक निफ्टी 300 पॉइंट गिरेगा। तो निफ्टी ने जो करेक्शन दिखाई है वो कम से कम 700 पॉइंट की दिखाई थी,
तो उस 700 पॉइंट की करेक्शन का, या मैं 500 पॉइंट की 600 पॉइंट की भी करेक्शन मान लेता हूँ, चलो आपके हिसाब से, तो 6 के 1800 पॉइंट से ज्यादा की करेक्शन यहाँ पे आनी चाहिए थी, अभी वो नहीं आ रही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इसके पास 100 दिन की एवरेज इसने ब्रेक नहीं की थी, जबकि निफ्टी ने ब्रेक कर दी थी। उसने सपोर्ट लिया था 200 दिन की एवरेज पर। बैंक निफ्टी ने तो 100 डे को भी सपोर्ट मान लिया अपना, और उसको भी टेस्ट नहीं किया, अटेम्प्ट ही नहीं किया ब्रेक करने का। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब अगर बाजार चला भी तो शायद हो सकता है बैंकिंग के भरोसे दाएं बाएं थोड़ा बहुत चले तो चले, पुल बैक आए तो आए। मैं बैंक निफ्टी को बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करूंगा, यहाँ से बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा कन्विक्शन अभी भी बैंक निफ्टी पे स्ट्रॉन्ग है। मेरे को लग रहा है अभी कम टूटा है। निफ्टी पे मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, बैंक निफ्टी को मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। तो ये मोटा मोटी आज की सारी चीजें हैं जो आपने अपनी स्क्रीन पर अभी देख ली है। अब मैं आता हूँ जरा अब निफ्टी के चार्ट पे वापस, और निफ्टी का चार्ट एक बार वापस से शेयर कर देता हूँ, और फिर हम आते हैं शेयर्स पे, और आज के मेहमानों से भी हम जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। आज मेरे मेहमान होंगे अजीत मिश्रा जी, ब्रजेश जी से भी बातचीत करेंगे हम, साथ ही निथिलेश जी से भी करेंगे, विवेक मित्तल जी से भी बातचीत करेंगे, और आज मेरे एक और खास मेहमान जुड़ेंगे मेरे साथ, सतीश के सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उनसे हम जानेंगे जो आज प्रधानमंत्री को लेकर जो एक डिसलाइक का मुद्दा चल रहा है, चाइना वॉर चल रहा है, या फिर जीडीपी का जो कंट्रैक्शन हुआ, इसको वो कैसे देखते हैं, वो कैसे समझते हैं। मैं कुछ एक शेयर्स वो भी आपके सामने भी रख देता हूँ जो मेरी आज की कन्विक्शन लिस्ट में थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, मैं जरा वो भी आपके सामने रखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज नतीजों वाला शेयर है, इतने में मेरे साथ अजीत मिश्रा जी जुड़ जाएंगे, इनसे भी फिर मैं बात करूंगा। पहले मैं आपको कोल इंडिया दिखा देता हूँ जरा। कोल इंडिया के चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप जरा कोल इंडिया को देखिएगा। कोल इंडिया के अंदर आज वापस 137 आया, 142 से टूटा, 100 आपको बता के ही आए थे कि ये तो आ ही जाएगा, 140-42 हमारा टारगेट 150 का था, मार्केट में से पहले डिप कर दिया, बट फिर भी कोई बात नहीं, हमने तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखा था और हमने आपको इसी लेवल से नोटिस करवाना शुरू कर दिया था। 137 से 136 से आपको हमने बताना शुरू किया था, 142 तक की जर्नी हम देख के आए हैं। नेक्स्ट, अब क्या है, पुल बैक, स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, एक तो ये पता करना होगा, और दूसरा इसके आज नतीजे भी है, एक तो इस पे भी हम ध्यान रखेंगे। हमारे व्यूअर हैं मिस्टर सेठी, वो कह रहे एक बार जरा डील स्लैब भी देख लेना चार्ट पे कैसे है। मैं आपका भी क्वेश्चन नोट करके रखता हूँ, और मैं डील स्लैब पे भी एक बार चर्चा करूंगा। डील स्लैब 3260 की है, मेरे को लग रहा है कंसोलिडेशन है, और एक कंसोलिडेशन का अपर एंड ब्रेक होने के भी और लोअर एंड ब्रेक होने के चांसेस 50-50